Okay, so students, we were discussing the application of Gauss's law in our physical classes. Most of the classes में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली थी. शायद कोई एक या दो क्लासेस थी जिनमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन हाँ उसका कुछ पार्ट हमने ज़रूर किया था. तो मैं वहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा. तो बात पहली एप्लीकेशन की जो थी, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास गॉस लॉ की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Due to charged sphere. तो हमारी कुछ बात ये हुई थी कि वी हैव कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर. ये स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर, इट कुड बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम, इट कुड बी मेड ऑफ सिल्वर, इट कुड बी मेड ऑफ कॉपर. इसको हमने चार्ज किया था और बॉडी को चार्ज करने के दो मेथड मैंने आपको बताए थे. एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि जिसमें हम रबिंग करके बॉडी को चार्ज करते हैं, और दूसरा मेथड होता है इंडक्शन, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था डिटेल में, लेकिन बहरहाल दो मेथड होते हैं जिसके जरिए किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज मेथड बाय फ्रिक्शन, जिसमें आप दो बॉडीज को रब करते हैं. एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है. तो मैंने भी इस कंडक्टिंग स्फीयर को किसी बॉडी से दूसरी बॉडी से रब किया, मुमकिन है किसी सिल्क कपड़े से रब कर दिया हो, और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, और इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज. Whenever a body loses electrons, it becomes positive charge, and when a body gains that electron, it becomes negative charge. और ये बात भी हमारी डिस्कस हुई थी कि मैंने इस बॉडी में जो चार्ज बनाया है वो चार्ज आउटर सरफेस पर बनाया है, ठीक है ना. और इसका रीजन तो खैर मैंने नहीं बताया था, अलबत्ता ये जरूर बताया था कि whenever a conductor is charged, the charge resides on its outer surface. और ये बताया था मैंने आपको, ये माइकल फैराडे ने आइडेंटिफाई किया था जब मैंने आपको एक कैच बना के दिखाया था और वो पूरा एक्सपेरिमेंट सिखाया था. और इस तरह माइकल फैराडे ने ये साबित किया था कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाए तो चार्ज उसकी सिर्फ आउटर सरफेस पर होता है, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता, इसका रीजन हमने नहीं लिया था, और मैंने आपको कहा था कि जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज ना बताऊं उस वक्त तक मैं इसका रीजन नहीं बता सकूंगा. अपने प्रॉपर टॉपिक में इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई कंडक्टर इज चार्ज, व्हेन कंडक्टर इज चार्ज देन चार्ज एग्जिस्ट या रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. तो यहां इस फर्स्ट एप्लीकेशन के तीन पार्ट्स थे. मेरी बात याद करें, तीन पार्ट्स थे. एक में हमें फील्ड फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी आउटसाइड द स्फीयर. दूसरे में हमें फाइंड करनी थी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और तीसरे में फाइंड करनी थी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. तीन पार्ट्स थे इस एप्लीकेशन के. एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन फर्स्ट है, लेकिन इसके तीन पार्ट्स के हमें हमारे पास जो चार्ज कंडक्टर है इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. तो हमने आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली थी, एंड दैट वाज k q upon r square, if you remember. This was the electric field intensity outside the charge sphere. This is what we had done in our physical classes. Okay? तो अब जो हमारा अगला टॉपिक, अगला पार्ट है वो है we have to find the electric field intensity on the surface of this sphere, on the surface, इस पॉइंट. और ये पार्ट भी मैंने मैक्सिमम क्लासेस में करवा दिया था. शायद एक या दो क्लासेस थी जिनमें मैंने ये पार्ट नहीं करवाया था. तो ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन क्लासेस के लिए जिनके पास फिजिकल क्लासेस में ये पार्ट नहीं हो सका था, ये टॉपिक नहीं हो सका था. ओके, we wish to calculate
we have to determine the electric field intensity on the surface of charge sphere. ये जो मैंने पॉइंट शो किया है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अब गॉसियन सरफेस जो बनेगी वो इसकी सरफेस पर बन जाएगी, ये गॉसियन सरफेस होगी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, phi is equal to q upon epsilon naught. This is what we call the mathematical form of Gauss's law, where q represents the net charge on the surface of the sphere, and epsilon naught is the permittivity of free space, and phi is the flux through the Gaussian surface. इसको यही रोकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे, एक चीज पढ़ते हैं। We are familiar with density. अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यार व्हाट इज डेंसिटी, तो फौरन आप लोगों के जहन में ख्याल आता है सर डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज डेंसिटी। और मैं समझाने की कोशिश करूं, आप एक मेटल का पीस लें, मेटल चले आप लोहा आयरन लें, और उतना ही बड़ा आप कोई फोम का टुकड़ा ले लें, फोम का पीस ले लें, ठीक है। बोथ हैव इक्वल साइज, बोथ हैव इक्वल साइज, लेकिन वन इज मेड ऑफ आयरन, अदर इज मेड ऑफ एनी फोम लाइक दिस। और एक पीस ये, बोथ हैव इक्वल साइज। इसका वॉल्यूम भी 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लेता हूं मैं, और इसका वॉल्यूम भी 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लेता हूं। दिस इज मेड ऑफ आयरन एंड दिस इज सिंपली अ फोम। मेरा आपसे एक सवाल है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन एक आयरन है और एक फोम है, दोनों का अगर मैं मास मेजर करूं, किसका मास आपके ख्याल में ज्यादा होना चाहिए या किसका मास ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयरन का मास ज्यादा होगा। बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम होने के बावजूद आयरन का मास ज्यादा है लेकिन उस फोम का मास कम है। इसका मतलब यह हुआ कि दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन contains more या occupied more mass than 1 centimeter cube of foam. Means के आयरन की डेंसिटी ज्यादा हुई फोम से, यानी कि आयरन इज मोर डेंसर, आयरन इज डेंसर देन फोम। तो डेंसिटी का मतलब कुछ समझ में आया कि हाउ मच मास इज ऑक्यूपाइड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, जितना ज्यादा मास ऑक्यूपाई हुआ होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम में, उतना हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, जनरल परसेप्शन जो हमारे आते हैं, जनरली अगर हम बात करें तो हम डेंसिटी को लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां मेरी बात जरा सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं अपना एक हेयर तोड़ता हूं, हेयर, ये मेरा एक बाल, कैन यू टेल मी ये बाल कितने डायमेंशनल है? ये 1 डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ लेंथ है, इसकी थिकनेस ना होने के बराबर, विड्थ है नहीं, यानी कि इसमें सिर्फ एक एक्सिस ऑक्यूपाई किया हुआ है। 3 एक्सिस होता है ना, 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर मैं इसको बाल को रख दूं तो ये किसी एक एक्सिस पर अपनी डायमेंशन शो करेगा, बाकी वाई और जेड एक्सिस पर अपनी कोई डायमेंशन शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल है। तो अगर मैं अपने बाल की, अपने हेयर की डेंसिटी फाइंड करना चाहूं, तो भाई डेंसिटी के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं मास अपॉन वॉल्यूम, तो भाई मेरा बाल है ही 1 डायमेंशनल, तो मैं उसका वॉल्यूम कहां से लिखूं? वॉल्यूम तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है, जिनमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस कवर हो रहे हैं। यहां आप हेयर को कह रहे हैं 1 डायमेंशनल। तो बेसिकली मुझे अपने हेयर की डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम नहीं, मास अपॉन लेंथ लिखना होगा।
और इस डेंसिटी को हम कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहेंगे? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर क्यों? क्योंकि बिकॉज मास इज बीइंग डिवाइडेड बाय लेंथ। क्योंकि जो मेरा बाल का मास है, मेरे बाल का जो मास है वो ओवर द लेंथ है, ओवर द लेंथ। विड्थ और हाइट तो है ही नहीं, इसका मतलब उन डायमेंशन में मास ही नहीं है। अच्छा, इसको कहूंगा मैं लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, मास डेंसिटी क्यों? क्योंकि मास की डेंसिटी ले रहा हूं, मास को डिवाइड कर रहा हूं। और अगर मैं सिर्फ यूनिट देखूं, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, अब आपने एक शीट ली, मतलब जिस पेज पे आप लिख रहे होते हैं, आपके जो रजिस्टर्स के बुक पेजेस होते हैं या आपकी जो बुक के पेजेस होते हैं, सिंपली उनकी बात कर रहा हूं, वो शीट होती है। आप उस शीट पे, अपने उस पेज पे गौर करें, वो 2 डायमेंशनल है। उसमें आपको लेंथ मिलेगी, विड्थ मिलेगी, उसकी थिकनेस तो ना होने के बराबर। यानी कि अगर आप अपने पेज को रखें 3 डायमेंशन में, तो एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा, वाई एक्सिस को कवर कर लेगा। देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट और डायमेंशन अलोंग जेड एक्सिस। तो जो आपका पेज है वो कितने डायमेंशन हुआ? 2 डायमेंशन। तो अगर मैं आपके उस पेज की डेंसिटी फाइंड करना चाहूं, तो उस पेज का मैं मास लूंगा और उस मास को मैं डिवाइड करूंगा एरिया से। क्योंकि अब जो पेज का, उस शीट का मास है वो ओवर द लेंथ भी है, ओवर द विड्थ भी है, यानी कि वो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर द एरिया। इसलिए अब मैं डेंसिटी लिखूंगा मास अपॉन एरिया, और इसको मैं कहूंगा सरफेस मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। और इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू वी पीपल। हम लोग कितने डायमेंशनल है? हम लोग 3 डायमेंशनल है, लेंथ, विड्थ एंड दिस थिकनेस। यानी कि हम लोग हो गए 3 डायमेंशनल। हम लोग अगर 2 डायमेंशनल होते ना, अगर हम 2 डायमेंशनल होते तो उस कागज की तरह फ्लैट होते बिल्कुल, या फिर सर्किल की तरह गोल होते, स्फीयर की तरह नहीं, बॉल की तरह नहीं, सर्किल की तरह। जैसे चूड़ी होती है ना, बैंगल, उसकी तरह हम गोल होते अगर हम 2 डायमेंशनल होते तो। और अगर हम 1 डायमेंशनल होते तो इस बाल जैसे होते बस। तो वी आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अपनी डेंसिटी फाइंड करना चाहें या कोई भी ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल वो उसकी डेंसिटी फाइंड करना चाहें, तो हमें लिखना होगा मास अपॉन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि भाई मेरा मास ओवर द लेंथ भी है, मेरा मास ओवर द विड्थ भी है, मेरा मास ओवर द थिकनेस, यानी कि जेड एक्सिस कह लो इसको, चलो अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड, तीनों एक्सिस में मेरा मास है। इसलिए अब मुझे डेंसिटी निकालने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम लिखना होगा, और इसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, और इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसका मतलब एक बात समझ में आई कि डेंसिटी मास अपॉन लेंथ भी हो सकती है, मास पर यूनिट एरिया भी और मास पर यूनिट वॉल्यूम भी। और डेंसिटी सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन एरिया ही नहीं होती। अब आगे सुनिएगा जरा मेरी बात गौर से। देखिए, मैंने अपना हेयर तोड़ा, एक बाल, उसको किसी चीज से रब कर दिया, मेरे हेयर से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। चलो यूं समझ लें फिलहाल फॉर द टाइम, मेरा हेयर ये मेरा हेयर, जो कि आपने कहा सर सिर्फ 1 डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ लेंथ है। अब जो मैंने इसको चार्ज किया वो चार्ज यहां आएगा। ओके, अब मुझे बताइए जो चार्ज इस पर आया है, क्या ये ओवर द लेंथ आया है या ओवर द विड्थ और द हाइट भी आया है? विड्थ और हाइट तो इसमें है ही नहीं, तो जो चार्ज आया वो सिर्फ मेरे बाल की लेंथ पर आया है। इसका मतलब अगर मैं ये देखना चाहूं कि यार इस बाल पे कितना चार्ज आया और इस बाल की लेंथ कितनी है, यानी कि इसके अब के बाद मैं ये करूं कि भाई मैं इस चार्ज को डिवाइड कर दूं लेंथ से, चार्ज को डिवाइड कर दूं लेंथ से, मतलब हाउ मच चार्ज आई हैव गिवन टू दिस हेयर, मैं कितना चार्ज इस बाल को दे चुका हूं और इस बाल की लेंथ कितनी है। तो अब इस डेंसिटी को कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी।
क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात, हाउ मच चार्ज इज गिवन एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट हेयर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में कितना चार्ज आपने दिया। दिस इज व्हाट यू कॉल एज चार्ज डेंसिटी। ओके, अब आ जाए उस शीट पर, उस पेज पर जिस पर आप लिख रहे थे। अगर मैं उसको चार्ज कर दूं, ये शीट है, शीट ऐसी थी ना आपके जो पेपर था, अब मैंने शीट को चार्ज किया तो शीट पे चार्ज ऐसा आ गया। और से सुनना, अब देखो अगर मैं ऐसे लूं ये चीज, ये इनको मैं रोज कहूं, ये चार्ज आया है ओवर द लेंथ और ये चार्ज आया है ओवर द विड्थ। समझे मेरी बात? यानी कि ये जो इस तरह से जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये ओवर द लेंथ हुई है और नीचे की तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है हुई है चार्ज की वो ओवर द विड्थ हुई है। यानी कि अब जो चार्ज है वो अक्रॉस द लेंथ नहीं, अक्रॉस द विड्थ भी है। लेंथ और विड्थ दोनों डायमेंशन आ गई। तो अब अगर मैं इस पेपर की चार्ज डेंसिटी फाइंड करना चाहूं तो आई मस्ट राइट चार्ज अपॉन एरिया और इसको मैं कहूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी सिंपल सी भाई, इसकी भी वही है भाई, हाउ मच चार्ज इज गिवन एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शीट। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज आएगा। ओके, इसे यूनिट भी साथ साथ देखते हैं भाई। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा? कूलम अपॉन एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, अब अगर किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाए और वो चार्ज उसकी लेंथ के अक्रॉस द लेंथ भी आए, अक्रॉस द विड्थ भी और अक्रॉस द हाइट भी, तीनों डायमेंशन में चार्ज आ जाए तो फिर उसकी चार्ज डेंसिटी को लिखा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और उसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, Q अपॉन V और इसका यूनिट बन जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो आई होप कि आपको चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट समझ में आया होगा कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो आइए बात को वहीं से कंटिन्यू करें जहां हमने छोड़ी थी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, phi is equal to Q upon epsilon naught। मैंने इस स्फीयर को चार्ज कर दिया, चार्ज है इसकी आउटर सरफेस पर। मैं यहां कांसेप्ट ले रहा हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज density is given as सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से और इसका फॉर्मूला है Q अपॉन A। कितना बेटा? Q अपॉन A। Q is the charge, A is the area। Let's suppose यूं समझ लो यार, मैंने किसी ये चलो स्फीयर ही समझ लो, ये रहा है ना, ये मैंने इसको चार्ज दिया फॉर एग्जांपल 20 माइक्रो कूलम। मैंने इसको रब किया ना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें कितना चार्ज आ गया? 20 माइक्रो कूलम लेट्स सपोज। और इस स्फीयर का जब मैंने एरिया लिया, एरिया तो एरिया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज करो ये वैल्यू। चार्ज कितना दिया? 20 माइक्रो कूलम। किसको? इस स्फीयर को। और इस स्फीयर का एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला Q अपॉन A है, तो आप क्या करेंगे यार? Q कितना है? 20 माइक्रो कूलम। एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल करें तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गौर करना, देखो क्या वैल्यू है? 2 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस स्फीयर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में कितना चार्ज है? 2 माइक्रो कूलम। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ठीक है बेटा। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A और डोंट फॉरगेट इट्स यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया डिवाइड करा, यहां पर मल्टीप्लाई
सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू। ये क्यू किसके इक्वल है? सिग्मा ए के। क्यू की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में। क्यू की जगह पुट इन अबव इक्वेशन। तो बेटा फाई इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने सिर्फ क्यू की जगह, ये रहा क्यू की जगह सिग्मा ए पुट कर दिया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। रोक दे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद करो, फाई इज इक्वल टू ई ए, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज द एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। दोनों को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। तो बेटे क्या बनेगा? ई ए इज इक्वल टू, कंपेयर कर रहा हूं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है? इस लेफ्ट साइड इस राइट साइड को इस राइट साइड के इक्वल मान रहा हूं। ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल। अब E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज स्फीयर टोटली डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी, कि हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। ये दो पार्ट हो गए। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो डोंट फॉरगेट कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आइए अब इनसाइड बात करें। ओके, तो इनसाइड द चार्ज स्फीयर बात करने से पहले एक बात और सुन लें, प्लीज कंसंट्रेट। अगर हमें कहा जाता है यार कि दो स्फीयर है, आप देख सकते हो एक स्फीयर छोटा है और एक स्फीयर बड़ा है। मैंने दोनों को चार्ज कर दिया और दोनों पर चले मान लें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेट सपोज, गौर से सुनिए बात इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज ये जो स्फीयर है, छोटा स्फीयर, इसका एरिया है मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, चले 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जो हमने चार्ज दिया है वो दिया है 30 माइक्रो कूलम। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हाउ मच चार्ज वी हैव गिवन टू दिस स्फीयर? 30 माइक्रो कूलम। नाउ कम टू द लार्जर स्फीयर। द एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज, okay, let's suppose 20 centimeter square, चलिए 20 मान लेते हैं, and the charge which we have given to this sphere is 60 microcoulomb। मेरी बात समझे? इस स्फीयर का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाउ मच चार्ज वी हैव गिवन, कितना चार्ज दिया हमने? 30 माइक्रोकूलम। बड़ा जो स्फीयर है उसका एरिया 20 और चार्ज कितना गया है? 60। अब मुझे ये देखना है कि दोनों की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। दोनों की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो चूंकि कांस्टेंट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली किस पर डिपेंड कर रही है? सिग्मा पर। और मैं याद दिलवा दूं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को कह रहा हूं, जिसका फॉर्मूला है Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से जिस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जिसकी सिग्मा कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा डिपेंडेंट है, और सिग्मा का फॉर्मूला Q अपॉन A। चलो और छोटे स्फीयर की बात कर रहे हैं। छोटे स्फीयर, इसकी चार्ज डेंसिटी फाइंड करें। Q अपॉन A, कितना चार्ज दिया हमने? 30 माइक्रोकूलम। एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिवाइड कर दें, कितना आ गया?
3 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो छोटा स्फीयर है इसकी डेंसिटी आ रही है 3 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में हमने कितना चार्ज दिया 3 माइक्रोकूलम। अब आ जाओ यही बात दूसरे स्फीयर की करें, बड़े स्फीयर की, उसका भी चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q/A। अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू, इसको कितना चार्ज दिया है आपने 60 माइक्रोकूलम और इसका एरिया कितना है 20, डिवाइड कर दे तो चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई 3 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसमें भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना चार्ज दिया आपने 3 माइक्रोकूलम। जरा चेक कर लें दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है, सेम आ रही है। और अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम आ रही है तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो सिर्फ अगर आप ये देखें कि सर इसको तो आपने ज्यादा चार्ज दिया है और इस पे चार्ज कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, तो नहीं, डू नॉट लुक ओनली एट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है सिग्मा पर, और सिग्मा किसके इक्वल है Q/A के। हो सकता है बड़ा चार्ज स्फीयर है उसको हमने चार्ज भी ज्यादा दे दिया तो एरिया भी ज्यादा, छोटा स्फीयर है उसको हमने चार्ज भी कम दिया, रेशियो विल रिमेन सेम। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए किसको देखना होगा सिग्मा को देखना होगा, और सिग्मा किसके इक्वल है Q/A के। दोनों का सिग्मा फाइंड करो, जिसका सिग्मा ज्यादा हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर दोनों का सिग्मा सेम है तो फिर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। आइए अब इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं। अब हमें इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यानी कि यहां अंदर चार्ज कहां है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अंदर। फाइंड क्या करेंगे लिखते हैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां एग्जिस्ट कर रहा है आउटसाइड, इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इलेक्ट्रिक field intensity inside the conductor is 0 because no charge exists inside the charge conductor। सही बेटे, वही माइकल फैराडे की कैच वाली जो एग्जांपल थी, मैंने कैच बनाया था याद है, उसमें भी तो हमने ये देखा था कि वो इलेक्ट्रोस्कोप लेके बैठा था तो अंदर उसके इलेक्ट्रोस्कोप ने कोई डिटेक्शन नहीं दी थी क्योंकि सारा का सारा चार्ज कैच की आउटर सरफेस पे था, तो इनसाइड हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो अब भूलिएगा मत कि फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर, यानी कि चार्ज स्फीयर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उसके 3 पार्ट्स थे, आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, और बेटे आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली याद करो kQ/r²। फिर हमने फाइंड की ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमने फाइंड की इनसाइड द स्फीयर, और इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली 0। एमसीक्यू में भी आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं कि भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, आउटसाइड द चार्ज स्फीयर ना, क्योंकि स्फीयर का चार्ज होना लाजमी है बेटे, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर और इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक हो गया।
हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, तो हम कहेंगे k/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर, तो हम कहेंगे σ/ε0। और कहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्फीयर, तो हम कहेंगे 0। तो ये हमारी आज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंप्लीट हो गई। बहुत सारी क्लासेस में तो मैंने ये टॉपिक यहाँ तक करवा दिया था, शायद एक दो क्लासेस में शायद नहीं करवाया था, तो ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे, और ये दोनों एप्लीकेशंस कंप्लीट होके हमारा गॉस लॉ कंप्लीट होगा। अच्छा, गॉस लॉ की मैं एक बात बता दूं कि गॉस लॉ से अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो एंट्री टेस्ट में अगर मैं बात करूं, चाहे वो मेडिकल साइड पर हो या इंजीनियरिंग साइड पर, गॉस लॉ से मैंने कभी एमसीक्यू नहीं देखा किसी ईयर में। शायद 20 साल में कोई एक आध एमसीक्यू हो, वो भी मेरी नजर से नहीं गुजरा, वरना गॉस लॉ से कोई एमसीक्यू बना हुआ नहीं। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कहूंगा कि इस बिना पर हम इसको बिल्कुल लाइट ले लें। बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम हो जाती हैं, तो हो सकता है एमसीक्यू बन जाए, लेकिन एमसीक्यू बनेगा तो इसी किस्म का बनेगा जो मैंने आपको लेक्चर दिया है। इसके अलावा अगर हमारे पास पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में गॉस लॉ आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें आपने ब्रीफली लिखना होता है, तो उसमें आ सकता है भाई गॉस लॉ को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो और उसकी कोई एक या दो एप्लीकेशंस लिखें। अच्छा, ये जो मैंने लिखवाई है ये एक एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन नहीं है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स थे, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन कल होगी। तो ऐसा भी होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास बोर्ड के पेपर्स में हाँ इस क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि भाई डिफाइन एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ एंड राइट डाउन इट्स वन एप्लीकेशन या कभी 2 एप्लीकेशंस। तो वहां ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बहरहाल सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए